तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आज के क्लास में। हम लोग जैसे कि आप लोगों को पता है कि जनन चैप्टर में है हम लोग अभी। जनन चैप्टर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें नर जनन, अंग, मादा जनन, अंग, ये सारे चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर लिए। आज के क्लास में कुछ बचा हुआ भाग देखेंगे, जो कि आज के क्लास में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग। मादा जनन अंग से जो लैंगिक जनन होता है, वो लैंगिक जनन से होने वाले रोग कौन कौन से रोग होते हैं। यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। यहाँ पर भी एक दो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। तो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो रोग होता है लैंगिक जनन का, ये लैंगिक जनन का रोग क्या होता है, ठीक है, और ये रोग होने का कारण क्या होता है, ये सारे चीज़ जानेंगे। ये क्लास सभी बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर उन व्यक्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको ये जानकारी रहना अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। और हम समझते हैं कि लैंगिक जनन में जो संचरित रोग है ये है क्या। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बता दें आपको कि लैंगिक जनन से संचरित रोग यानी लैंगिक जनन के दौरान होने वाले संक्रामक रोग। जो संक्रामक रोग, देखिए दो प्रकार से, एक संक्रामक होता है। संक्रामक रोग का मतलब क्या है, जो छुआछूत या पास आने से जो फैलता है वो संक्रमण, जैसे कोरोना एक संक्रामक रोग है, ठीक है ना। संक्रामक और असंक्रामक रोग दो प्रकार के रोग होते हैं, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो ये संक्रामक रोग आज जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो संक्रामक रोग पढ़ेंगे, कि जो मतलब क्या पास आने से या रोग फैलता है, वो संक्रामक रोग होता है। तो हम केवल ये सारे रोग नहीं समझेंगे, क्योंकि सारे रोग के लिए तो अलग एक चैप्टर है, अलग क्लास है, हर रोग के लिए एक एक टॉपिक है, लंबा जाएगा। लेकिन आज हम उसी रोगों की चर्चा करेंगे जो रोग ये यौन संचरण के दौरान, या कहा जाए तो जो रोग रिलेशन के दौरान, या कहा जाए तो सेक्सुअल रिलेशन के दौरान जो रोग होता है, उन सब रोगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जनन चैप्टर है तो जनन से संबंधित रोग ही हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला हम बात करें तो बैक्टीरिया जनित रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। दूसरा हम लोग का है वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ये 3 प्रकार से रोग होता है, यानी लैंगिक जनन के दौरान ये 3 प्रकार से रोग होता है। पहला रोग बैक्टीरिया जनित रोग, जिसमें है क्या, गोनोरिया, सिफिलिस और यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, ये सब रोग का नाम है। गोनोरिया रोग क्या होता है, तो ये क्या होता है ना कि मादा योनि के अंदर या मादा योनि में कहीं मतलब बैक्टीरिया से रोग का जनन हो जाता है, या कहा जाए तो मादा योनि के अंदर पहले से कोई चोट वगैरह लगा हो तो उसके कारण यह रोग हो जाता है, अंदर रोग मतलब पनप आता है। और उस दौरान यदि सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाए तो पुरुष को भी ये रोग होने की संभावना होता है, ठीक है ना। ये रोग ज़्यादातर बात की जाए तो विजाइना के अंदर, विजाइना में ही ये पनपता है, विजाइना में रहता है। इसके अलावा ही यूटेरिया के पास भी कभी कभी होता है, ठीक है ना। तो यह इसलिए यदि उस स्थिति में कोई पुरुष सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो उसको भी होने की संभावना बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस रोग के सामान्य लक्षण खुजली वगैरह होता है, इन्फेक्शन वगैरह, ये सब इसके सामान्य लक्षण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो सिफिलिस, इसमें क्या होता है, सिफिलिस में जो ग्रीवा है ना, इसी ग्रीवा में रोग हो जाता है। ग्रीवा में रोग के कारण सिफिलिस नामक रोग होता है। सिफिलिस रोग के अंदर में ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीवा प्रभावित होता है। ग्रीवा के अलावा ये भी बैक्टीरिया जनित बीमारी होता है, जिससे पुरुष में फैलने की संभावना बढ़ी रहती है। उसके अलावा बात करें यूरेथ्राइटिस होता क्या है कि स्त्री के मूत्र मार्ग, या यूरेथ्राइटिस पुरुषों में भी होता है, स्त्री के मूत्र मार्ग या पुरुष के मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्राइटिस, ठीक है। यूरेथ्राइटिस नामक बीमारी कहते हैं, उसमें सूजन हो जाता है। और ये भी सेक्सुअल रिलेशन मनाते समय ये भी फैलने की संभावना इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें सर्विसाइटिस, तो ध्यान दीजिएगा ये एक प्रकार का रोग होता है। ये कब होता है, तो एक प्रकार के घाव हो जाता है। जैसे यूटेरिया है ना, यूटेरिया में चोट लग जाएगा, उसमें घाव हो जाएगा, यानी यूट्रस के अंदर में चोट लगने से या यूट्रस प्रभावित होने से यूट्रस में घाव, चोट लगने के कारण घाव हो जाता है। और यह उस दौरान जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशन बनाता है या संपर्क में आता है तो ये सर्विसाइटिस नामक बीमारी संपर्क में आने के कारण फैल जाता है, यानी पुरुषों में भी होने की संभावना हो जाती है, ठीक है।
आगे हम लोग बात करें वायरस जनित रोग, वायरस से होने वाले रोग, जैसे सर्विक्स कैंसर है। सर्विक्स कैंसर क्या है? सर्विक्स में ग्रीवा होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखे हुए है ग्रीवा में कैंसर हो जाता है। तो जब ग्रीवा में कैंसर होता है तो ध्यान दीजिएगा, मतलब इस रोग में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रोग में, ये रोग कॉमन रोग होता है औरतों का। अक्सर देखा जाता है कि अक्सर 1 या 2 बच्चे होते हैं, उसके बाद में ना क्या कहता है कि यूट्रस का ऑपरेशन कराया जाता है। तो उसमें होता क्या है कि यूट्रस की ग्रीवा में कैंसर हो जाता है। यहाँ पर यह ग्रीवा है, तो यहाँ पर ये ग्रीवा क्या है भाई, यूट्रस को रोक कर रखता है, तो वहाँ पर कैंसर हो जाता है ग्रीवा में। और इस कैंसर के कारण ये पूरा यूट्रस जो है संक्रमित हो जाता है। तो इस दौरान डॉक्टर क्या करता है कि यूट्रस को ही काट कर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। यूट्रस को ही काट कर बाहर निकाल देते हैं। केवल मूत्र मार्ग को विजाइना से कनेक्ट रहता है। मूत्र मार्ग 2 मार्ग होता है, यहाँ पर इसका अलग मार्ग, उसका अलग मार्ग, 2 मार्ग होता है। जबकि पुरुषों में ये एक ही मार्ग होता है, दोनों टेस्टिस से निकलकर वो आगे चलकर एक ही में मूत्र मार्ग में मिलेगा, और उधर से मूत्र के आने की भी रास्ता यही होता है, जहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है दोनों को रोकता है। तो पुरुष में एक ही मार्ग होता है, इसलिए पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, और स्त्रियों में ये 2 अलग अलग मार्ग होते हैं। तो इसलिए जब कभी भी ये सर्विक्स कैंसर होता है या ग्रीवा कैंसर होता है, तो उस समय डॉक्टर सब क्या करते हैं कि इसको काटकर, यूट्रस को काटकर ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए यूट्रस को यहाँ से काटकर बाहर निकाल देंगे, ये वाला एरिया पूरा यूट्रस खत्म। अब पूरा यूट्रस से खत्म, तो ये दोनों रहकर क्या करेगा। अब डॉक्टर सब सोचते हैं कि ये क्या मतलब शरीर में ये बेकारी चीज है, जो मतलब शरीर के अंदर में एक जगह लिया रहेगा, ये वाला भाग, इसका तो कोई काम ही नहीं है। इसका काम कब है, जब यूट्रस रहेगा। यूट्रस रहेगा तभी नहीं ये काम करेगा, यूट्रस नहीं तो काम नहीं करेगा। तो क्या किया जाता है कि डॉक्टर इसको भी काट कर सारा चीज को निकाल देता है, केवल ये विजाइना बचा रहता है, विजाइना को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट रहता है किससे, मूत्र मार्ग से। तो मतलब क्या उस औरत के अंदर में, मतलब वह जनन प्रक्रिया में वह औरत भाग नहीं ले सकती है, वह जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेगी, केवल उसका मतलब क्या मूत्र विसर्जन होगा, नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशन भी बनेगा, लेकिन जनन प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि उसके जितना भी ये सिस्टम्स वगैरह है, जैसे सारे यूट्रस वगैरह, ये सब काट कर बाहर निकाल लिया गया है, ठीक है। तो इस वाले कैंसर, ये खतरनाक कैंसर है, कॉमन कैंसर है, अक्सर बहुत सारे औरतों के अंदर में ये हो जाता है, जिससे ये मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय का ऑपरेशन बोला जाता है। गर्भाशय को काटकर बाहर निकालना बोला जाता है। गर्भाशय का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर सब ये गर्भाशय को काटकर, यूट्रस को काटकर पूरा ग्रीवा साथ में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हर्पिस एड्स, ये क्या HIV एड्स का रोग है, ठीक है ना। ये सबसे खतरनाक वायरस के कारण होने वाला रोग है, सबसे खतरनाक रोग है। इसमें एक बात ध्यान देने की बात है कि यदि कोई व्यक्ति को, कोई औरत को एड्स हुआ है, हर्पिस कैंसर हुआ है, तो यदि वो जनन प्रक्रिया में भाग लेती है, तो उस दौरान जो भी पुरुष उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनेगा, उस पुरुष को भी होने की संभावना हो जाती है। अभी जरूरी नहीं कि औरत को हुआ है तो पुरुष तो होगा, ये तो ठीक है भाई, तो कॉमन बात हुई, लेकिन पुरुष को हुआ है तो औरत को नहीं होगा, ऐसे नहीं बात है। यदि पुरुष कोई भी व्यक्ति, दोनों में से फीमेल या मेल, दोनों में से कोई एक संक्रमित रहेगा एड्स से, तो दोनों को एड्स हो जाएगा, और उससे जन्म लेने वाले बच्चों को भी एड्स नामक बीमारी हो जाएगी। इतनी ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी है। HIV से होने वाला रोग है, HIV नामक वायरस से ये पनपता है, HIV नामक वायरस से एड्स बीमारी होता है। केवल यहाँ पर नाम चर्चा है। एड्स के बारे में पूर्णतः डिटेल्स के लिए मैंने एक पहले से इसका सेटअप तैयार कर रखा है, वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो हर्पिस एड्स क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, HIV से होने वाला एक खतरनाक बीमारी है, जिसमें क्या होता है, पुरुष स्त्री दोनों प्रभावित होते हैं, और इससे जो जनन होने वाला जो बच्चा होता है, वो भी एड्स नामक बीमारी से संक्रमित हुआ रहता है। और उस मतलब क्या, जितने भी उसकी पीढ़ी चलेगा, सारे पीढ़ी में एड्स नामक बीमारी हो जाएगा, जिसका कोई पुख्ता या कहा जाता है परमानेंट कोई इलाज नहीं है। अभी तक एड्स का कोई इलाज नहीं खोजा गया है, अभी तक इसमें वैज्ञानिक लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं एड्स के दवा बनाने में, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। हाँ, रोकने की दवा है, रोका जा सकता है, थोड़ा बहुत रहे तो रोका जा सकता है, अन्यथा इसे ये हो जाने के बाद रोका नहीं जा सकता। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एड्स नामक बीमारी का सबसे प्रमुख लक्षण कि यौन संक्रमण या सेक्सुअल रिलेशन बनाने से भी होता है, और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को एड्स है, वह ब्लेड से दाढ़ी बनाया,
तो दाढ़ी बने तो ब्लेड से कोई दूसरा बना ले तो उसको उसमें भी जाने की संभावना बढ़ जाती है। या इंजेक्शन जो होता है डॉक्टर के उपयोग में आता है, उस इंजेक्शन से सुई लगा उसी से कोई दूसरा व्यक्ति को सुई दे दिया जाए तो उसको भी एड्स होने की संभावना हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा एड्स वाले व्यक्ति के साथ जो जूठा खाना होता है उस खाना का भी प्रयोग करने से एड्स नामक बीमारी हो सकता है। हाँ, कपड़ा वगैरह से नहीं होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एड्स इतना खतरनाक बीमारी है। आगे समझ में, आगे हम लोग चलते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग ट्राइकोमोनियासिस, औरतों में खास प्रकार की बीमारी होती है ट्राइकोमोनियोसिस। ये ट्राइकोमोनियोसिस बीमारी है क्या, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं हम लोग कि ट्राइकोमोनियोसिस बीमारी है क्या। स्त्रियों के मूत्र जनन नालिका में जो मूत्र जनन नालिका होती है, जहाँ से मूत्र विसर्जन के लिए आता है, उस मूत्र जनन नालिका के अंदर क्या होता है कि प्रोटोजोआ, ये जो प्रोटोजोआ है एक प्रकार के प्रोटोजोआ से वह नालिका संक्रमित हो जाती है और उस दौरान यह ट्राइकोमोनियोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ट्राइकोमोनियोसिस नामक वायरस उसमें प्रवेश कर जाते हैं और पूरे नाली को यानी मूत्र मार्ग को संक्रमित कर देते हैं और इस दौरान क्या होता है कि मूत्र विसर्जन के समय जलन होता है। इसके अलावा ये रोग स्त्रियों के साथ साथ यदि जो भी स्त्री को हुआ रहेगा और उस दौरान होगा क्या कि मूत्र मार्ग में जलन होने लगेगा, यानी मूत्र विसर्जन के समय जलन होगा। इसके अलावा योनि से वेजाइना से सफ़ेद हल्का हरा या सफ़ेद मतलब रंग का हार्मोन्स जो है स्रावित होता रहेगा अपने आप ही, ठीक है। तो ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, ध्यान दीजिएगा। कौन से? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग ट्राइकोमोनियोसिस। यदि इस कंडीशन में उस औरत के साथ कोई व्यक्ति या उस औरत के साथ पुरुष सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो उसे भी यह बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है और उसके साथ भी सेम प्रोसेस होने लगता है, यानी मूत्र विसर्जन के समय जलन और मूत्र मार्ग के माध्यम से हल्का सफ़ेद या हल्का हरा कलर का जो हार्मोन्स होता है वह निकलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो हमने समझा ये स्त्रियों में होने वाले रोग, जो लैंगिक स्त्रियों के साथ पुरुषों में कुछ रोग होता है, बताया आपको। लैंगिक जनन से संचरित रोग, लैंगिक जनन में होने वाले रोग अभी तक हम लोग समझ लिए। अब थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है तो हम समझ लेते हैं। सबसे अगला टॉपिक हम लोग का है जनसंख्या नियंत्रण। ये जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है? जनसंख्या नियंत्रण क्या है, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या नियंत्रण के अर्थ हुआ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जनसंख्या हमारे भारत में, इसके अलावा चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा ही व्यवस्था की ज़रूरत होगी। जनसंख्या बढ़ना भी एक प्रकार का प्रदूषण होता है, यानी जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ही व्यवस्था, उतने ही संसाधन, उतनी ही हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आवश्यकता से अधिक जनसंख्या हो जाएगी तभी दिक्कत हो जाएगा। जब कभी भी हम लोगों के पास आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ें हो जाती है तो हम लोगों को समस्या हो जाती है। आवश्यकता से अधिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसी तरह जनसंख्या का एक लिमिट है, लिमिट में रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग का भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, चाइना की भी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अभी तो मान लो कोरोना काल चल रहा है तो वहाँ पर कम हो रही है, ठीक है, लेकिन वहाँ की भी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो जनसंख्या नियंत्रण का मतलब क्या? जनन प्रक्रिया को रोक दिया जाए, कम कर दिया जाए। एक नारा लगा था बहुत दिन पहले, हम दो हमारे दो, मतलब हम दो है हमारे दो, मतलब क्या? दो ही बच्चे सबसे अच्छे। ये सब नारा लगाए गए थे। क्यों? कि पहले क्या करते थे लोग, एक एक लोग, खासकर इसमें मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग थे वे खासकर उनका प्रोटेक्शन ज़्यादा होता था। 10 लड़के, 12 लड़के, 14 लड़के, इतने लड़के पैदा करते थे, ठीक है ना। शाहजहाँ ने कितना? 14, 15 के बाद मुमताज़ चली गई, 14 लड़के हुए थे शाहजहाँ को, ठीक है। तो इतने ज़्यादा प्रोटेक्शन, मतलब ये क्या था? जनसंख्या को बढ़ावा देना था, ठीक है। आज मुस्लिम साम्राज्य में देखे होंगे तो आप लोग इतने ज़्यादा लड़के लोग पैदा हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मतलब ये सब विद्यार्थी, लेकिन अब लोग क्या हो रहे हैं? शिक्षित हो रहे हैं। जब लोग शिक्षित होंगे तो शिक्षित होने के दौरान ये सब समझेंगे कि भाई कम लड़के रहेंगे तो उनका ज़्यादा सा पालन पोषण आएगा। पहले लोगों की मतलब माइंड में था क्या था? ये कि जितना ज़्यादा लड़का पैदा कर लेंगे, जितने ज़्यादा अपने संतान को बढ़ा लेंगे, उतनी ज़्यादा हम लोग की आमदनी होगी, ठीक है ना। उतनी ज़्यादा लड़के कमाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हम लोग की आमदनी होगी, गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसे लोगों का सोचना रहता है। लेकिन जितने ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा गरीबी बढ़ेगी। कैसे? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का 2 लड़के हैं
तो 2 लड़के तो अच्छे से उन लड़कों का पालन पोषण करेगा, उन्हें पढ़ाई लिखाएगा और अच्छे से बड़े होकर अच्छे नौकरी पकड़ेंगे, अच्छा काम करेंगे, कोई अफसर, कोई डॉक्टर, ये सब बनकर अच्छा काम करेंगे तो समाज में भी उनका मान सम्मान बढ़ेगा और साथ में पैसे रुपये की किल्लत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा लड़के रहेंगे तो फिर सभी को पढ़ा नहीं पाएगा, तो अंत में क्या करेंगे, वो मेहनत मजदूरी करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, रोड पर घूमेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, तो इससे और जनसंख्या बढ़ेगी। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोग को भूगोल में भी था या इकोनॉमी में भी था एक क्वेश्चन कि गरीबी को जन्म कैसे देती है, तो इसका आंसर यहाँ से हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण क्या है। इन जनसंख्याओं पर इन मतलब जो ज़्यादा मात्रा में बच्चों की जो उत्पत्ति हो रही है, प्रोटेक्शन हो रहा है, इन सब पर रोक लगाना, इन सब को नियंत्रित करना, इसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ विधियाँ बनाई गई है। ठीक है ना। उन विधियों को समझेंगे हम लोग कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है ना। पहले क्या था ना कि पहले थोड़ा सा इसे परिवार नियोजन यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझेंगे। ठीक है ना। परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन का अर्थ होता है, अभी आपको बताएं कि परिवार, छोटा परिवार बनाना, एक मतलब छोटा परिवार और सुखी परिवार बनाना, इसी को परिवार नियोजन कहते हैं। जैसे कि हम दो, हमारे दो, ठीक है ना, 2 बच्चे सबसे अच्छे, ये सब क्या परिवार नियोजन की मूल मंत्र है। परिवार नियोजन में क्या हुआ कि कम बच्चे, पूरे परिवार सुखी समृद्धि से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से कमाओ, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। तो इससे पूछेगा कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि परिवार नियोजन क्या है, तो परिवार को सुटेबल छोटा बनाना और उसमें कम बच्चे की उत्पत्ति करना, कम बच्चे को जन्म देना, सुखी परिवार, क्या 2 बच्चे, अधिक से अधिक 2 बच्चे या 1 बच्चे, इतने बच्चे को उत्पत्ति देना और परिवार को सुखमय रूप से चलाना, इसी को हम लोग कहते हैं परिवार नियोजन। ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की विधियां, जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। तो समझते हैं हम लोग कि जनसंख्या नियंत्रण की विधियां, भाई जनसंख्या नियंत्रित कैसे किया जाता है। पहले क्या होता था ना कि पहले के समय में लोग कम शिक्षित थे या अशिक्षित थे, तो उस समय उन्हें इन सब जानकारियों के बारे में पता नहीं था। बस उनको पता था क्या भाई कि सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाए, उससे बच्चे का जनन हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा उनको जानकारी नहीं थी। ठीक है ना। और कोई विधियाँ भी नहीं थी, सेक्सुअल रिलेशन बनाते रहते थे और इतने सारे प्रोटेक्शन करते थे, 14-15 बच्चे हो जाते थे। ठीक है। तो इस कंडीशन में उनको पता ही नहीं था कि कब रिलेशन बनाना है, कब नहीं बनाना है, कौन सा समय उचित है, कौन सा समय अनुचित है। तो इससे बहुत सारे रोगों की भी संभावना बढ़ जाती थी। और जैसे कि आपको मैंने पीछे क्लास में समझाया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बताया कि कैसे कब कौन से रोग बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसी तरह इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी पहले के लोगों को, और जानकारी न होने के कारण ये सब 14, 15, 12, 10 ये सब बच्चे। और एक और बात पता है आपको कि ज़्यादा बच्चे करने से उनको लगता था कि ज़्यादा कमाई होगी, हमारा परिवार बड़ा होगा, ऐसी सोच रखने वाले के कारण ये जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी। लेकिन जब लोगों को शिक्षित किया गया इसको कम करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी उस संसाधन की उत्पत्ति होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन जनसंख्या को कम करने के लिए अनेकों विधियाँ अपनाई गई, जिसमें वैज्ञानिक विधि, प्राकृतिक विधि, अनेकों प्रकार की विधि बनाई गई, जिसमें से पहला विधि आता है प्राकृतिक विधि। अब ये प्राकृतिक विधि है क्या, तो ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक विधि यह होता है कि जिसमें स्त्री क्या होता है, जिसमें स्त्री कुछ समय तक रिलेशन यानी सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाती है। ठीक है ना। स्त्री कुछ समय तक सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाएगी तो उसके जो ओवम है, उसके जो ओवम बनने की क्षमता है, ये कमज़ोर होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जैसे कि जो बूढ़ पुरानिया लोग होते हैं, जो पुरानिया लोग, पहले ऑपरेशन की ऐसी समस्या थी, ऑपरेशन नहीं होता था, यानी बच्चा वाला ऑपरेशन नहीं होता, तो उसे भी बताएंगे हम लोग अभी आगे इसमें सर्जिकल विधिया में कि ये होता क्या, ऑपरेशन क्या होता है, सर्जिकल विधि में से पढ़ना है। ठीक है ना। तो पहले के समय में ये बच्चा वाला ऑपरेशन नहीं होता था, फिर भी बच्चा नहीं होता था, बच्चा एक नियत समय तक होता था, उसके बाद बंद हो जाता था, अपने आप में बच्चा होना बंद हो जाता था। कैसे, तो ये प्राकृतिक विधि होता था। यानी कि जब कोई औरत हुआ एक लंबे समय तक रिलेशन नहीं बनाएगी, सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाएगी, तो उस समय उसके ओवम बनकर खत्म हो जाता है, तो ओवम बनना कम हो जाता है। ओवम बन कम होने के कारण, उम्र आगे बढ़ने के कारण ओवम की संख्या कम हो जाती थी। अब उस समय यदि फिर कभी मतलब कुछ समय के बाद में, छोड़ने के बाद में रिलेशन बना भी ले, तो उस समय क्या होता है कि ये जनन की प्रक्रिया नहीं होती है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो जाता था। ठीक है ना। लेकिन यदि लगातार
जिसमें हमको बताया था कि ये क्या होता है, समय के अनुसार कम हो जाता है। यानी कोई औरत के उम्र 50 या 60 वर्ष के ऊपर पास चला जाए तो उसमें ये ओवम जो है ना इसकी संख्या कम होने लगेगी और वह निषेचन के दौरान भी वहाँ पर ओवम या जाइगोट नहीं बनेगा, जिसके कारण जनन प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन किसी किसी औरत में 50, 60, 70 तक भी जनन प्रक्रिया परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो औरत लगातार सेक्सुअल रिलेशन के संपर्क में रहेगी उसका यह प्रक्रिया होता रहेगा, हमेशा ओवम जो है बनते रहेंगे। ठीक है, तो ये प्राकृतिक विधियाँ होती है जिसे माना जाता है कि मतलब क्या ऐसे कुछ समय तक निषेचन न करने से या कुछ समय तक सेक्सुअल रिलेशन न बनाने से ये जो है अपने आप ओवम जो है खत्म हो जाते हैं। ओवम न मिलने के कारण यहाँ पर ओवम न मिलने के कारण ओवम और स्पर्म्स दोनों न मिलने के कारण जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। पहला हो गया। दूसरा चीज यांत्रिक विधियाँ, और यहाँ पर यह देखेगा वैज्ञानिक द्वारा यांत्रिक विधियाँ बनाई गई। ठीक है ना, यांत्रिक विधियाँ बनाई गई। वैज्ञानिकों ने सोचा भाई कैसे इस निषेचन को रोका जाए। यानी कि मेन कंडीशन है क्या कि सेक्सुअल यानी सेक्स करते समय शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में न मिले तो जनन प्रक्रिया नहीं होगा। सबसे मेन पॉइंट यही है कि शुक्राणु और अंडाणु जो है जब आपस में नहीं मिलेंगे तो जनन प्रक्रिया नहीं होगा। जब मिलेंगे तभी ना जनन प्रक्रिया होगा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना इस दोनों को मिलने से ही रोक दिया जाए। मतलब क्या, सेक्सुअल रिलेशन बनेगा लेकिन इन दोनों को मिलने से रोक दिया जाए। ये दोनों नहीं मिलेंगे तो जनन प्रक्रिया नहीं होगा। मतलब क्या कि कोई औरत सेक्स भी करे और ये दोनों मिले भी नहीं, तो वहाँ पर ये दोनों नहीं मिलेगा तो सीधा सीधी बात है कि जनन नहीं होगा। तो इसके लिए यांत्रिक विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ मतलब क्या, ये बस एक मतलब इसमें आपको क्या, इसमें औरतों को क्या करना पड़ता था, कुछ समय तक रिलेशन नहीं बनाना था। ठीक है, और यांत्रिक विधियाँ में क्या किया गया, ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए अलग अलग बनाया गया। ठीक है ना, पुरुषों के लिए एक प्रकार के रबड़ की जैसी एक झिल्ली बना दी गई। रबड़ की जैसा बैलून होता है ना, तो बैलून के जैसा एक झिल्ली बना दी गई जिसे वैज्ञानिक भाषा में कंडोम कहा गया। और यह क्या होता है, पुरुष के पेनिस के ऊपर में चढ़ा दिया, यानी कि सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय पुरुष के पेनिस के ऊपर में, शिशन के ऊपर में चढ़ा दिया जाता है। और चढ़ाने के बाद में जब वो सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो जो भी स्पर्म्स बनते हैं, जो भी शुक्राणु बनते हैं इस थैली में ही रह जाते हैं। वह शुक्राणु ये इसके अंदर यानी कि विजाइना में नहीं जा पाते हैं। और जब शुक्राणु जाएंगे ही नहीं तो वहाँ पर सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। यानी शुक्राणु जब यहाँ से पहुँचेंगे नहीं तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो ये जो है कंडोम यह शुक्राणु को इसी थैली में रख लेता था और निषेचन क्रिया यानी कि रिलेशन बनाने के बाद इस थैली को निकालकर फेंक दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जब स्पर्म्स जो है ओवम से नहीं मिला तो इससे निषेचन की क्रिया यानी जनन प्रक्रिया नहीं होगी। यानी कि यह एक विधि अपनाया गया जिसमें क्या सेक्सुअल रिलेशन भी होगा लेकिन जनन नहीं होगा, तो जिससे जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाया जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रण को कम किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा स्त्रियों के लिए बनाया गया। मान लीजिए पुरुष नहीं इसका इस्तेमाल करता है तो स्त्रियों के लिए बना दिए गए डायफ्राम, कॉपर टी। ये दो प्रकार की विधियाँ बनाई गई। एक प्रकार का होता है, एक प्रकार की ये भी थैलियाँ होती है, थैली जैसी रचना ही होती है जिसे विजाइना के अंदर इस तरह लगा दिया जाता है। यहाँ से इस तरह थैली की जैसी रचना रहेगा, इसे लगा दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब औरत क्या करती है कि अपने विजाइना में या अपने योनि में इसे यह फिट कर लेती है, लगा लेती है सेक्सुअल रिलेशन बनाने के दौरान। और जब ये लग जाएगा तो ये लगने के कारण ये जो दीवारें हैं विजाइना की यानी योनि की जो दीवारें हैं वो दीवारों से म्यूकस नामक पदार्थ, म्यूकस नामक हार्मोन निकलने लगता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूकस निकलता है और म्यूकस निकलने के कारण मतलब कि ये चिपकता नहीं है दीवार से, म्यूकस निकलने के कारण चिपकता नहीं है और सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद ये वापस बाहर निकाल कर इसे फेंक दिया जाता है। क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद पुरुष ने जब इसका प्रयोग नहीं किया है तो स्त्री ने कॉपर टी या डायफ्राम, कॉपर टी जब से सबसे ज़्यादा इसमें फेमस है कॉपर टी का प्रयोग। तो इसमें यदि कॉपर टी का प्रयोग हुआ है तो उस समय जितने भी स्पर्म्स निकलेंगे इस कॉपर टी के अंदर ही रहेंगे, वह गर्भाशय में नहीं जाएंगे यानी कि वह फिलिपियन ट्यूब में नहीं जाएगा, जिससे निषेचन नहीं होगा। और निषेचन नहीं होगा मतलब क्या, यहाँ पर जनन प्रक्रिया नहीं होगा। ठीक है ना, वापस इसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। ये उतना सुरक्षित नहीं है, कभी कभी ये फट भी जाता है।
तो फटने से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फटेगा तो इसके अंदर इतने ज़्यादा इसके किनारे पर म्यूकस निकले रहते हैं, म्यूकस चिपचिपा सा पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में निकले रहते हैं कि यदि स्पर्म से थोड़ा बहुत निकल भी जाए बाहर तो उस अवस्था में ये क्या करता है, म्यूकस के साथ वह बाहर निकल आते हैं। म्यूकस यहाँ पर ज़्यादा निकले तो म्यूकस बाहर निकलेंगे ना, तो उस अवस्था में यह म्यूकस के साथ सारे स्पर्म्स जो है बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ पर जनन प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सेफली होता है पुरुष वाला। ठीक है ना। पुरुष वाला में मतलब क्या 100% निषेचन न होने की संभावना बनी रहती है। ये वाला औरत वाला भी ठीक है, कॉपर्टी या डायफ्राम इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये दोनों यांत्रिक विधियाँ हम लोग समझ गए, यांत्रिक विधियाँ। अगला है रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधिया में क्या किया जाता है कि रासायनिक विधिया में अनेकों प्रकार की दवाई का निर्माण किया गया है, दवाई बना दिया गया है। दवाई क्या होता है कि जैसे कि इसमें ये सब नहीं लगाया जाएगा, ये कॉपर टी वगैरह ये सब का प्रयोग, डायफ्राम का प्रयोग नहीं होगा। इसमें नॉर्मल जैसे जैसे सेक्सुअल रिलेशन बनता है उसी तरह नॉर्मल रिलेशन बनेगा। शुक्राणु भी पहुँचेगा, शुक्राणु पहुँचकर ओवम से भी मिलेगा, ओवम से मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन कर लिया, फर्टिलाइजेशन करने के बाद में अब तो जाइगोट बनाएगा, बच्चा बनाएगा ना। तो जब बच्चा बनने लगेगा तो इसे एक नियत समय के अंदर मतलब क्या 1 महीना 21 दिन या 1.5 महीना 1-1.5 महीना के अंतराल पर यदि पता चल जाए कि यूट्रस यानी कि गर्भ ठहर गया है या कहा जाए तो बच्चा का निर्माण हो गया है, जाइगोट बन गया है, तो उस समय गर्भ निरोधक गोली इसमें आता है। इसमें रासायनिक विधिया में गर्भ निरोधक गोली आता है, गर्भ निरोधक गोली दे दिया जाता है। अनेकों प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां आती है मार्केट में, जैसे कि एक होता आई, ऐसे कुछ नाम है, आईपिल एक नाम है दवाई जिसमें एक ही गोली रहता है, वो भी गर्भ निरोधक गोली के रूप में उपयोग किया जाता है। आईपिल के अलावा और भी बहुत सारे मार्केट में दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर आपको अच्छे से डॉक्टर के सलाह से आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। ये बिना डॉक्टर के सलाह के ऐसे नॉर्मल दुकान पर नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। डॉक्टर सलाह देंगे तभी ये गोली बेचा जाता है, किसी को नहीं दिया जा सकता है। नहीं तो पहले इसका गलत उपयोग होता था, इसलिए इसे वर्जित कर दिया गया है। डॉक्टर के सलाह पर यानी डॉक्टर के पर्ची पर ही इसे यह मिलता है। ठीक है ना। तो गर्भ निरोधक गोली पहला चीज़ हो गया। इसके अलावा रासायनिक विधिया में एक और चीज़ आता है, एक क्रीम आता है। क्रीम क्या होता है कि औरत जब भी यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाने से पहले इस क्रीम को अपनी योनि में लगा लेती है। इस क्रीम में अनेकों प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ। इससे क्या होता है कि जब शुक्राणु निकलते हैं ना तो शुक्राणु को मारकर खत्म कर देता है। मतलब कहा जाता है एक प्रकार की दवाई यह होता है, केमिकल होता है क्रीम के जैसा। उसे सेक्सुअल रिलेशन बनाने से पहले उसे योनि में लगा लिया जाता है और इस समय जब जो भी शुक्राणु निकलते हैं उन शुक्राणुओं को यह मारकर खत्म कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं सर्जिकल विधिया। सर्जिकल विधि, सर्जिकल विधि क्या है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर्जिकल विधि किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्जिकल विधि में होता क्या है, तो सर्जिकल विधि में ध्यान दीजिएगा, यदि जनन प्रक्रिया पूरा करना है तो इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। जनन होना है तो इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, जनन होने से रोकने के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत है। ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं सर्जिकल विधि क्या है। सर्जिकल विधि में 2 प्रकार की होता है, एक होता है पुरुष नसबंधी और एक स्त्री नलबंधी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सर्जिकल विधि में 2 प्रकार का होता है, पुरुष नसबंधी, पुरुष नसबंधी, एक होता है स्त्री नलबंधी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पुरुष नसबंधी को रेस्कोटॉमी बोला जाता है और स्त्री नलबंधी को ट्यूकोटॉमी बोला जाता है, इंग्लिश इसका नाम है। क्योंकि वेस में होता है नस तो वेस्कोटॉमी, टॉमी मैंने क्या काटना। ठीक है ना। यानी पुरुष के जो टेस्टिस से 2 शुक्रवाहिका नालिका निकलती है, हम आपको पढ़ाए थे पीछे क्लास में, शुक्रवाहिका नालिका निकलती है। यदि इस नालिका को काट दिया जाए यहाँ से, क्या कहता है वो पुरुष नसबंधी में क्या कहता है कि पुरुष के टेस्टिस से निकलने वाली जो शुक्रवाहिका नालिका होती है इस नालिका को काट दिया जाए। पीछे क्लास में आपको समझाए थे नर जनन अंग वाले क्लास में। ठीक है, यहाँ से इसको काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है ना। मतलब क्या इसमें शुक्राणु बनेगा और शुक्राणु बनकर इसी में रह जाएगा, लाइसोसोम मार कर इसे खत्म कर देगा और यह बाहर नहीं निकलेगा। और जब बाहर नहीं निकलेगा तो यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय ये योनि में प्रवेश नहीं करेगा और प्रवेश ही नहीं करेगा तो यहाँ पर निषेचन नहीं होगा। जब निषेचन नहीं होगा तो सीधा सीधी बात है भाई कि जब निषेचन नहीं हुआ तो जनन प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है ना। लेकिन दूसरा
एक होता है ये, इसको हम कहते हैं पुरुष नसबंदी, ये इसको वेस बोला जाता है। तो वेस डिफरेंस इसका इंग्लिश नाम है, तो कहा जाता है वेस्कोटॉमी। वेस्कोटॉमी याद रखना, वेस्कोटॉमी। वेस्कोटॉमी मैंने क्या, इसको काटने की प्रक्रिया को टॉमी, यानी वेस्कोटॉमी मैंने क्या, पुरुष नसबंदी, ठीक है ना। दूसरा होता है स्त्री नसबंदी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको काट कर निकालने, यदि काट कर निकाल दिया जाए तो ये एक अलग प्रोसेस हो जाएगा। वहाँ पर आपको समझा था कि जब ये काट कर निकाल दिया जाए बाहर, तो उस समय वो सेक्सुअल रिलेशन भी नहीं, मतलब सेक्सुअल रिलेशन बना सकता है, फिर भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए आपका दिमाग भी काम करना चाहिए, दिमाग भी उसमें, किसी भी काम में आपका मन लगे तभी ना करेंगे। तो ये जो है ना, इसमें एक हार्मोन्स निकलता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, जो यदि काट कर निकाल दिया जाए तो वो बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो दिमाग उस तरफ नहीं जाएगा, जिससे रिलेशन में थोड़ी समस्या आने लगेगी, रिलेशन नहीं बना पाएगा वो व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये नसबंदी में क्या कहते हैं कि कोई नफ्स को काटा जाता है, ये रहता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जिससे वो क्या होता है कि सेक्सुअल रिलेशन में भाग लेगा, लेकिन उससे जनन प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना। समझ में आ गया। हिंदी में इसे नसबंदी कहते हैं, और इसे काट कर निकालने की प्रक्रिया को वधिया भी बोला जाता है। जैसे खसी वगैरह का कर दिया जाता है कि वो उसके शरीर, मतलब क्या, वह टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो पूरे जितने भी खाना खाएगा उसके शरीर में लगेगा, जिससे उसका वजन बढ़ जाएगा, जिससे अच्छे मूल्य पर उसे बेचा जा सके, ठीक है। स्त्री नलबंदी लिखे हम, तो पुरुष में नफ्स होता है, स्त्री में ये नल कहा जाता है, नल, ट्यूब माने क्या होता है, नल, ठीक है ना। इसलिए स्त्री नलबंदी हम बताएं। स्त्री नलबंदी इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये मेल आपका, ये हो गया मेल वेस्कोटॉमी, ठीक है। ये होता है ट्यूबोकोटॉमी। ट्यूबोकोटॉमी मैंने क्या, ट्यूब को काटना। तो इसमें क्या कहता है कि आप लोग देखिए, सबसे ज्यादा हमारे समाज में यही होता है, स्त्री नलबंदी होता है। यानी कि विवाह शादी के बाद में 2-3 लड़के हो गए, 2 लड़के हो गए, तो 2 लड़कों के बाद में या 2 लड़कियों के बाद में, यानी 2 बच्चे हो गए ना, तो 2 बच्चों के बाद में अक्सर स्त्रियों का ऑपरेशन, आप लोग सुने होगा, आपके समाज में आसपास ये होता है हमेशा। क्या होता है कि ऑपरेशन, बच्चा वाला ऑपरेशन बोला जाता है, बच्चा वाला ऑपरेशन। तो बच्चा वाला ऑपरेशन इसी को तो कहा जाता है स्त्री नलबंदी। बच्चा वाला ऑपरेशन का ही नाम है स्त्री नलबंदी। इसमें क्या है, ट्यूबोकोटॉमी, इसी को कहते हैं बच्चा वाला ऑपरेशन। इसमें होता क्या है कि डॉक्टर के यहाँ जाने पर डॉक्टर क्या करता है कि इसी दोनों चीज को यहाँ से ये काट देगा, ये जो फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब को यहीं से काट कर ऐसा बांध देगा, यहाँ से काट कर यहाँ पर बांध देगा। अब काट कर बांध देगा तो यहाँ पर जो भी ओवम बनेंगे, ये ओवम यहीं रह जाएंगे, यहीं ओवम रह जाएंगे, यहाँ से फिलोपियन ट्यूब में नहीं आएंगे, तो अलग अलग हो गया ना। अब यहाँ से स्पर्म्स आया, माने जो सेक्सुअल रिलेशन के दौरान यहाँ पर स्पर्म्स आया, तो स्पर्म्स आने के बाद ये स्पर्म्स जो है यहाँ पर मतलब आगे नहीं जा पाएगा, तो कट गया ना। अब आगे कहाँ से जाएगा, यानी आगे नहीं जाएगा तो स्पर्म्स ओवम नहीं मिलेगा, जिससे निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो जनन प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये हमारे समाज में सबसे ज्यादा किया जाता है स्त्री नलबंदी, ठीक है ना, ट्यूबोकोटॉमी। इसी को काटकर यहाँ से बांध दिया जाता है दोनों तरफ से, इसी को कहते हैं ट्यूबोकोटॉमी। अब ये 2 प्रकार से, एक नए मेथड के दौरान इसका एक और प्रकार बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहले होता था कि ऑपरेशन पेट को काट कर और ये अंदर इसको खोज कर ऐसे काटा जाता था, काट कर बांध कर टका दे दिया जाता था। फिर कुछ समय के बाद वो टका को खींच कर ऊपर से खोल दिया जाता था, क्योंकि इसे बांध दिया जाएगा ना तो कुछ समय के बाद ये चिपक कर आपस में सट जाते थे, और उसके बाद टका को निकाल दिया जाता था। कुछ दिन, 21 दिन या 28 दिन, ये तो डॉक्टर बता देंगे आपको, अच्छे से काट कर निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो इस वाले में हो गया। अब ये इसमें निषेचन होगा तो दोनों मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो जनन नहीं होगा। और एक और आया है जो बिना पेट को काटे मशीन से, इसको क्या कहते हैं, ऐंठ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। कैसे होता है ना कि मशीन से अंदर एक्सरे किरण से देख लिया जाएगा अंदर, ठीक है, जाकर कि यहाँ पर है ना। अब यहीं पर एक मशीन डाला जाएगा और डालकर इस नफ्स को पकड़ कर इस तरह ऐंठ दिया जाएगा, और पकड़ कर जब यहाँ से इसको ऐंठ दिया जाएगा तो यहाँ से ओवम आएगा जो यहीं रह जाएगा, इधर से जो स्पर्म्स आएगा यहीं रह जाएगा। दोनों का मतलब मिलेंगे नहीं, और दोनों मिलेंगे नहीं तो ये आपस में मतलब नहीं मिलेंगे तो जनन नहीं होगा। अब इसी चीज को ध्यान दीजिएगा, ये ऐंठा गया है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म्स के, यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय स्पर्म्स के गति, शुक्राणुओं की गति तेज रहती है, तो कभी कभी, मतलब बहुत कम केसेस में ऐसे हुआ है, बहुत कम केसेस में ऐसे देखने को मिलता है कि ऑपरेशन होने के बाद भी कभी कभी जनन हो जाता है, बहुत कम केसेज है। तो उस समय क्या होता है कि ऐसे ऑपरेशन जो होता है ना, इस समय इधर से ये मतलब जब तेजी से गति के साथ निकलते हैं, या बात की कहा जाए तो स्पर्म्स की संख्या ज़्यादा होती है, तो स्पर्म्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये जब तेजी से निकलते हैं तो तेज प्रेशर के कारण ये कभी कभी जो ऐंठे हुआ भागे खुल जाता है, और खुल गया तो दोनों मिल गया, ओवम ही दोनों मिल गया तो निषेचन हो गया। तो ऐसा केस समाज में कहीं कहीं देखने को मिलता है कि
रिलेशन बना ऑपरेशन करने के बाद भी कभी कभी जनन की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है ना, कभी कभी ऐसी घटना होती है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा है कि नफ्स को काटकर, नल को काटकर बांध दिया जाए। इसके अलावा हम लोग ये कोई भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे समाज में सबसे ज़्यादा, क्योंकि परमानेंट विधि कहलाता है, यानी इसके बाद कोई संभावनाएं नहीं बनती है दोनों नफ्स को। अब इसी को काट दिया जाएगा तो कहाँ से संभावनाएं बनेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ऐसी घटना हो गई। तो एक चीज़ और आपको बता दें कि समाज में कभी कभी क्या होता है ना कि एक बच्चा है, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, एक बच्चा है और ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन कराने के बाद मैंने भगवान ना करे लेकिन ऐसा होता है कभी कभी, हम देखे हैं इसलिए बता रहे हैं आपको कि बच्चा मर गया गलती से मर गया भाई। तो मरने के बाद अब उसके पास तो कोई बच्चा नहीं है, अब उसको बच्चा चाहिए ना भाई, जीवन को निर्वाह करने के लिए बच्चा या बच्ची कोई भी व्यक्ति मतलब एक बच्चा चाहिए। तो उस अवस्था में वो चाहे तो डॉक्टर सब क्या कर सकते हैं, यदि ये मशीन वाला है तो बहुत आसान है इसे खोलना, ठीक है। इसके अलावा यदि काट भी दिया गया है तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, ऑपरेशन कर कर वापस ये दोनों को जोड़ देते हैं। तो कुछ समय के बाद एक या 2 बरस के बाद में वो पुनः निषेचन करेगा, तो वो दोनों ये फिर से चालू हो जाता है। उसके बाद निषेचन दौरान वो बच्चा का जनन आसानी से हो जाता है। तो ये भी छोटे छोटे विधियाँ है जो अपनाकर ऐसे क्रिया किए, तो दोनों हम आपको बता दिए, ठीक है ना। तो सर्जिकल विधि समझ में आ गया। उसके बाद एक और छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बचा है, सामाजिक जागरूकता। ये कोई विधि नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे ना कि जितने भी चीज़ है, इतने चीज़ होने के बावजूद भी अभी भी समाज में आपको देखने को कहीं कहीं मिल जाएगा कि 8 लड़के 7 लड़के एक व्यक्ति पैदा करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या, उनको नॉलेज की कमी है, तो हमें सामाजिक जागरूकता लाना पड़ेगा। हमें समाज में बताना पड़ेगा कि नहीं, मतलब ये कैसे हानि हो सकता है, कैसे इसका प्रभाव समाज, पूरे देश, पूरे विश्व के ऊपर पड़ेगा। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो हम प्रयास करेंगे कि समाज में सबको समझाएंगे, सबको बतलाएंगे कि समाज में कैसे इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो इनके बारे में हम जानकारी देंगे, ठीक है ना। बहुत लोगों को मेरे क्लास देख रहे होंगे तो उनको लग रहा है कि क्या क्या हम बोल रहे हैं भाई, तो क्या करना है, बोलना पड़ेगा, क्योंकि समाज को जानकारी चाहिए भाई। जानकारी रहेगी, जब इन सब चीज़ों को आपके पास में नॉलेज रहेगा, जानकारी रहेगी, तो आप अच्छे राह पर चल पाएंगे, आपको आपके अंदर जागरूकता रह पाएगा। आप भी हम दो हमारे दो वाले नारे को अपना पाएंगे। 2 ही बच्चे सबसे अच्छे, ये सब नारे लगते हैं। ये सब क्या है, समाज को जागरूकता लाने के लिए नारा है, ठीक है ना। तो समाज की जागरूकता अंतिम जो है, समाज में हम जागरूकता लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का जो जनन चैप्टर है वो जनन चैप्टर खत्म होता है। और मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और सारे चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और एक एक चीज़ को यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। सारे चीज़ को अपने, मैं ऐसा करता हूँ कि समझे, इसका उपयोग अपना लाइफ में भी करेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ हम लोग के लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्या आनुवंशिकता के साथ में।